नमस्कार साथियों, प्रतिभा फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। डेट 7 बिहार पुलिस स्पेशल के लिए आप लोगों के बीच हाजिर है लेके। और पूरी जोश और जुनून के साथ हम लोग क्या करेंगे, तैयारी में जुटे रहेंगे। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक अपनी जो है जोश को कमने नहीं देना है मेरे भाई। काहे कि अब की बार गया में वर्दी लाना है, वहां से आके ट्रेनिंग सेंटर गया है बिहार पुलिस का, और अब की बार वहां चलना है और ट्रेनिंग करना है। क्या अब की बार बिहार पुलिस का वर्दी हमारा, ये अपना टैगलाइन होनी चाहिए। और मेरा जो टैगलाइन है, जो हम बार बार कहते हैं, यदि हमसे आप पढ़ रहे हैं तो कम विथ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन लेकर आइए, गो विथ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस लेकर जाइए। ठीक है, ये मेरा उद्देश्य है। हमारे पढ़ाने का उद्देश्य रहता है कि आप कंफ्यूजन लाइए, जितना ला सकते हैं। हम आपको पूरी कॉन्फिडेंस देकर यहाँ से साइंस के क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगा। ये हम कहते आ रहे हैं, कहते आ रहे हैं और कहते रहेंगे। ठीक है, चलिए सवाल देखते हैं ताकि समय बर्बाद ना किया जाए और सवालों को किया जाए वो मस्तिष्क के साथ। हम लोग पढ़ाई लिखाई करेंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इस बार अपनी राज चलेगा। सर किसका राज चलेगा? इस बार अपनी राज चलेगा। ठीक है, पहला सवाल है, गैस का प्राथमिक उत्सर्जित उत्पाद यूरिया है, यूरिक अम्ल है। ध्यान से सुनिए, ये सवाल जो है उत्सर्जन चैप्टर से है। अगर आपको बात करें उत्सर्जन, उत्सर्जन, उत्सर्जन में 3 चीज का उत्सर्जन होता है। एक होगा यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल। एक होता है अमोनिया, एक होता है यूरिया। सारे प्राणी, पेड़ पौधा, कीट, उभयचर, स्तनपायी, ये सब मिलके 3 चीजों का क्या करते हैं, हम लोग उत्सर्जन करते हैं। हम बताए थे कि मनुष्य में उत्सर्जन कितना है, 5 बताए थे। बोलता ही नहीं, अरे बताए ना थे, बोलो ना, साथे साथे बोला भी कीजिए आप लोग, ये मन लगा रहेगा आपका भी और मेरा भी। नहीं, आप सोच रहे हो कि हम आपको वीडियो में पढ़ाते हैं, अरे हमको महसूस होता है कि आप हमारे सामने बैठे हुए हैं और तब पढ़ाते हैं। ये हमको महसूस होता है कि आप एकदम सामने हैं, हम आपको देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हो सब दिख रहा है। अब तू लोग जो है इधर उधर भागने मत लगना, जहाँ बैठे हो वहीं बैठिए और पढ़िए। हम देखते हैं, केवल बोलते नहीं है, ठीक ना। जैसे बैठे हो बैठिए, देखिए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। यूरिक अम्ल जो होता है, इसमें पक्षी, उभय नहीं, कीट, सरीसृप, ये सब यूरिक अम्ल का जो है उत्सर्जन करते हैं। अमोनिया की अगर आपको चर्चा करें तो मत्स्य वर्ग, मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग, ये सब। मत्स्य मतलब हो गया मछली, सारे मछली इसमें आ जाएंगे। उभयचर मतलब हो गया जो जल में भी रहते हैं, स्थल में भी रहते हैं, ये भी इसमें आ जाएंगे। और यूरिया की चर्चा करेगा आपको तो स्तनपायी, जैसे मनुष्य,
जानवर, etc कर लीजिए, ये सब उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, पेड़ पौधों में जो है उत्सर्जन जो है स्टोमाटा और ताना के माध्यम से होता है। तो हम लोग आंसर मारते हैं यूरिक अम्ल जो है ये पक्षी कीट सरीसृप करता है, तो हमारे यहाँ पक्षी दे रखा है तो पक्षी मार लीजिए। मछली में उत्सर्जन अंग जो है ये अमोनिया करता है, और मनुष्य और गायों में यूरिया का उत्सर्जन होता है। तो नोट कर लीजिएगा आप लोग, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है आप लोगों के लिए। केवल क्वेश्चन बता के चले जाएंगे ऐसा तो हुआ नहीं आज तक, तो जब भी आएंगे कुछ ना कुछ सिखा कर जाएंगे, और इसीलिए आप भी आइए और कुछ ना कुछ सीख कर जाइए। ठीक है, चलिए सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक सीधे धारावाही चालक पर आरोपित बल से संबंधित कथन, मतलब हमको किसके बारे में बताना है? बल के बारे में। कल हम पिछला सेट में एक सवाल बताए थे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम बताए थे ना, उसी का चीज है फिर। फ्लेमिंग ने अपने हाथों से संबंधित दो रूल दिए थे, एक बायां हस्त नियम, ध्यान से सुनना, बहुत तपस्या करना पड़ेगा मेरे साथी। यह दायां हस्त, बायां हस्त नियम में क्या था? 3 उंगली है, 1 2 3, एक तो अंगूठा हो गया, दूसरा है तर्जनी, फिर है आपको मध्यमा। अंगूठा क्या करता है? ये बल की दिशा को दिखाता है। तर्जनी क्या करता है? तर्जनी मतलब ए वाली हिस्सा, एक चुंबकीय क्षेत्र, दिशा के बारे में बताता है। और मध्यमा क्या करता है? प्रवाहित विद्युत धारा की गति बताता है। गति भी बताता है, दिशा भी बताता है, तो गति और दिशा दोनों बताता है। अब एक बात बताते हैं, इस तीनों उंगली का एक दूसरे से रिलेशन है, समझ रहे हैं आप? मतलब केवल अंगूठा के बारे में अगर तर्जनी मध्यमा हटा के पूछे तो कोई वैल्यू नहीं है, केवल तर्जनी पूछे अंगूठा मध्यमा को मिलाकर तो कोई वैल्यू नहीं है। किसी एक को हम हटा देंगे तब बाकी सब नियम फेल हो जाएगा। क्या ये मतलब है कि तीनों एक दूसरे पर क्या है? डिपेंडेबल है, निर्भर है। बस यही कहना चाह रहे थे। दाया हस्त नियम में भी यही वाला फोटो कॉपी पेस्ट करना, बस बल के जगह पर गति लिख लीजिएगा आप लोग। यहाँ जो है, यहाँ गति करेगा, अंगूठा क्या करेगा? गति। बाकी ये चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, और ये है प्रेरित विद्युत धारा, विद्युत वाहक बल। सेम बात है, सेम बात है, कुछ बदला नहीं है, बस भाषा को चेंज कर। क्या यह मतलब है कि बल की दिशा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा पर निर्भर नहीं करती है? गलत। करती है, नहीं करेगी तो मामले खत्म है। बल की दिशा उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर निर्भर करती है जिसमें चालक स्थित है। बिल्कुल सही। इसका यह मतलब है कि पहला आंसर जो है नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन बी नहीं होगा, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा। इसका मतलब कि केवल और केवल बी सही है। केवल और केवल क्या सही है? बी सही है। बढ़े आगे, तो हम समझा पाए। 3 नंबर सवाल, मनुष्य में यूरिया चक्र, मनुष्य में यूरिया चक्र निम्नलिखित में से किस अंग में होता है? यकृत के बारे में कुछ बातें आप लोग जान लीजिए, बहुत चुट्टा है। पहली बात, इसका अंग्रेजी होता है लीवर, इसको गुर्दा भी बोलते हैं, तो हिंदी में क्या कहते हैं? गुर्दा। ठीक है, यकृत से बाइल जूस निकलता है, बाइल जूस को बोलता है पित्त रस, और यह बाइल जूस क्या करता है? भोजन के पाचन में सहायक होता है, पचाता नहीं है, सहायक होता है।
मतलब कि भोजन पाचन में क्या करेगा, सहायक होता है। दूसरा बात, ये पुनर्निर्माण हो सकता है, पुनर्निर्माण मतलब एक दफे अगर खराब हो गया तो फिर ये हो सकता है यकृत। तीसरा बात जो आपको जानना है कि इसमें यूरिया का चक्र होता है। इसमें क्या होता है, यूरिया चक्र होता है। और समझ में आ रहा है, तो इसका आंसर होगा यकृत। यकृत से संबंधित ये सब बातें आपको जानना जरूरी था। और भी एक्स्ट्रा बातें हैं तो जहां तक क्वेश्चन आता है हम आपको कराते ही है। नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 के बाद 4, पौधे की जड़ें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करती है। पौधा का जो जड़ होता है, पेड़ पौधा का जो जड़ होता है, वो ऑक्सीजन कहाँ से लेता है। क्या उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है? तो ऐसी बात नहीं है, पूरे पौधे के एक एक अंग को ऑक्सीजन की जरूरत है। अब चूंकि जड़ जो है जमीन के अंदर होता है, तो जमीन के अंदर मिट्टी का जो छोटा छोटा कण है उसके बीच गैप होता है, तो अंतराकोश बोलते हैं। उस अंतराकोश के माध्यम से ही क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है। जड़ जो है गुरुत्वाकर्षण के सपोर्ट में बढ़ता है। गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर खींचता है, जड़ भी नीचे की ओर जाता है। या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। और जड़ का मेन काम क्या है, जमीन के अंदर का जो जल और लवण है उसको अवशोषण करना और जाइलम के माध्यम से पौधे के शीर्ष भाग तक पहुंचा। इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी के कणों के बीच वायु अवकाशों से। मिट्टी होता है जड़ के अंदर ऐसे, और इसी के बीच कहीं ना कहीं देखिए तो गैप है, छोटा छोटा नहीं है गैप, इसी गैप में ऑक्सीजन घुसता है O2। अब पौधा के जो जड़ होता है, पौधा के जो जड़ होता है मूसला जड़, क्या करता है, इसके माध्यम से ऑक्सीजन ले लेता है और इसके साथ साथ जल प्लस लवण भी लेता है। जल तथा लवण जड़ के माध्यम से, और ये क्या करता है, जाइलम के माध्यम से पौधे के शीर्ष भाग तक पहुंचा देता है। पौधे के कहां तक, शीर्ष भाग तक पहुंचा देता है। बढ़ जाएगा। निम्न में से क्या जलीय जीवों का उत्सर्जी अंग है। हम अभी थोड़ा देर पहले बताए कि अगर जलीय जीव है तो जलीय जीव है, इसका यह मतलब है कि मछली की चर्चा कर रहा है। और मछली में देखिए आप लोग अमोनिया, क्या रहा है, अमोनिया। तो इसका आंसर एक लाइन में मार देंगे, अमोनिया। यूरिया किस में होगा, स्तनपायी में, जैसे मनुष्य में, जानवर में। यूरिक अम्ल किस में होगा, पक्षी, कीट में, सरीसृप में, ETC कर लीजिए। बढ़ जाते अगला सवाल। अब जो है न्यूमेरिकल आएगा, और आपको भी पता है कि न्यूमेरिकल स्पेशलिस्ट है हम न्यूमेरिकल स्पेशलिस्ट ही है। साइंस में हमको न्यूमेरिकल आता है और सबसे अधिक वही आता है। साइंस कम आता है, न्यूमेरिकल ही ज्यादा आता है, क्योंकि चूंकि वो मैथ से जुटा हुआ सब्जेक्ट है। तो मेरा मैथ, और जिसका मैथ ठीक उसका न्यूमेरिकल भी ठीक ही होगा। तो मैथ और फिजिक्स का, मैथ आसान मेरे लिए है और फिजिक्स का न्यूमेरिकल मेरे लिए बहुत आसान है। देखते हैं सवाल। 200 वाट यानी कि पी दे दिया है कितना। देखिए ये सब सवाल को समझने के लिए आपको इसका चैप्टर का जानकारी होनी चाहिए। चैप्टर नहीं जानिएगा ना तो क्वेश्चन केवल बनाइएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, और उतना देर तक आ भी गया तो आने वाले कल में फिर आप भूल पड़ जाइए। इसलिए आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा आकर। दूसरा है P1 है, P2 है, 220 वोल्ट बोला है। ये वोल्ट है भी कितना है, 220 वोल्ट। स्रोत से जुड़ा है, बल्ब में प्रवाहित होने वाली धारा यानी निकालना क्या है, आई बराबर में वाट। आप
विद्युत धारा में एक फार्मूला पढ़ेंगे, P बराबर में V गुने I। ये पहला फार्मूला है जिससे ये क्वेश्चन बनेगा। हम अधिकांश फार्मूला आपको लिख देते हैं, ये सब फार्मूला होता है। जैसे कहेगा P बराबर में V गुने I, P बराबर में IR, तो आप रख सकते हैं यहाँ, तो P बराबर में हो जाएगा, P के जगह पर रख सकते हैं IR, और गुने में I पहले से है, हम लिख सकते हैं I स्क्वायर R। नहीं लिख सकते हैं? आप इसको एक चीज और लिख सकते हैं, I बराबर में P बटा R। तो हम यहाँ से और लिख सकते हैं P बराबर में I के जगह पर लिख सकते हैं VR, तो V बटा R, इसका होल स्क्वायर, और गुने में क्या लिखेंगे, R, यानी हम लिख सकते हैं V स्क्वायर बटा R स्क्वायर, और गुने में R से R कट जाएगा, तो बचेगा V स्क्वायर और बटा में R, बटा में है। हाँ ठीक। अब हम इसको क्या करेंगे, तो बना लेते हैं। ये सब आपको फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, आप इसको भी नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए। यहाँ है V स्क्वायर बटा R। 1 2 3 4 5 फार्मूला बता दिया। होता बहुत है, जब नोमिनिकल पढ़ाएंगे इस चैप्टर से संबंधित, तो तकरीबन 15 का फार्मूला हम आपको लिखाएंगे, और पूरा फार्मूला एक दूसरे पर सेट होगा। पावर निकालने का ये सब फार्मूला है। हम यहाँ से लिख सकते हैं इसको, P का मान कितना है 220, ध्यान से देखिए, और निकालने के लिए क्या बोला है I, है ना, तो I बराबर हो जाएगा P बटा V, नहीं होगा, तो P कितना है 220, 200 सीधा 200, और V का मान कितना है, इसको काट लिए, जैसे काटे तो बचा कितना, बचा कितना 20 बटा 22, इसको काटेंगे तो 10 बटा 22, भाग लगाइएगा आप लोग, तो फिर कितना आने वाला है आप लोग बताओ तो, 22 चौका 88, यानी कि 0.45 ए आ जाएगा, यही आएगा। आगे बढ़े, तो हम क्या बोल रहे थे आपको कि अगर आप लड़की है तो आपका नौकरी तो तय है रेलवे में, और मेरी एक बार मान लीजिए आप ITI कर लीजिए, फिर आपको जो है कोई नहीं रोकेगा, प्राइवेट कंपनी भी आपको एक अच्छा व्यवस्था के साथ नौकरी देगी और सैलरी भी देगी। हाँ, और बिहार बोर्ड से पढ़े लिखे आप है, और आपका अंग्रेजी कमजोर है, मैथ कमजोर है, तो आप आशा भी मत कीजिए SSC आपसे नहीं होगा, और नहीं तो 7-8 साल लग जाएगा आपको करने। इतना आसान नहीं है SSC, हम लोग दे रहे हैं, भुगत रहे हैं, देख रहे हैं हम। हाँ, और नहीं अगर आपके लिए आसान है तो आप कीजिए, कभी भी तैयारी अपने रेंज के हिसाब से ही करनी चाहिए। अब छलांग जो पहाड़ कूदे नहीं चाहिए डायरेक्ट, पहले छोटा छोटा चीज कूदते कूदते आदत बनाइएगा तो एक दिन पहाड़ भी कूद जाइएगा। ये मेरे प्यारे साथियों, रेलवे का नौकरी आसान है, देना भी आसान है, लड़कों को थोड़ा सा टफ है, लड़कियों का एकदम आसान है। अगर आप में से कोई लड़की है हमें देखते हैं, तो साइंस तो आप जान रहे हैं कि हम ठीक कर देंगे आपका, और रेलवे में साइंस तो है, रेलवे में साइंस तो है, इसलिए चलिए हम लोग पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। अभी फिलहाल बिहार पुलिस की बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी वर्दी की जुनून है।
फिर उसका जब बैच आएगा तो हम आपको बताएंगे, ऑफलाइन में भी हम पढ़ाएंगे आपको और बहुत बेहतरीन तैयारी करवाएंगे। हम पे भरोसा कीजिए, जिसने किया है वो सब कुछ न कुछ पाया है। जो हम पे भरोसा किया है सब कुछ न कुछ। हमारी बातों को इग्नोर नहीं कीजिए, तो शराब देंगे और हमारा शराब लग जाएगा। काहे तो काहे, इसलिए कहा कि अभी सबसे पहले बात है कि हम कुमार है, जो बोलेंगे वो शराब लग ही जाएगा तरह से। राजकुमार लड़का का शराब लग जाता है नहीं। चलिए ठीक है, मजाक किए थे, ऐसा थोड़ी कुछ। 60 ओम और 12 ओम क्या लिख दिया है, गलती लिखा हुआ है, लिखिएगा 6 ओम और 12 ओम। ये दो प्रतिरोध ए और बी, दो को प्रतिरोध है, R1 R2, 6 ओम का है और ये 12 ओम का। 3 वोल्ट यानी V का वैल्यू देले है 3, बैटरी के साथ समांतर क्रम में जुटल है। कैसन में, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जुड़ता है तो आप जानते हैं कि हो जाता है R1 R2 बटा R1 प्लस R2, है ना, होता है जी। 6 गुने 2 यानी 12 बटा 12 6 18, काटेंगे तो 3 चौका 12 यानी कि कितना आ गया 4। अब क्या पूछा है, 1 सेकेंड में, मतलब टाइमो देले है कितना 1 सेकेंड। अब बना लेते हैं, इंफॉर्मेशन पता चल गया, इंफॉर्मेशन पता चल गया। अब बनाते हैं, H बराबर होता है, H बराबर यहाँ होता है, कुल ऊर्जा पूछ रहा है तो H बराबर होता है I² RT। अब हमको I नहीं पता है, थोड़ा देर पहले हम एक बात पढ़े थे, I बराबर जो है V² बटा R होता है। पहले पढ़े थे, पीछे फॉर्मूला में एकत्र किए थे तो लिखवाए थे। हम यहाँ से लिख सकते हैं V² बटा R, नहीं लिख सकते हैं, और AR कट जाता है, नहीं, इस पूरे के जगह पर I² R के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं T² बटा R, और गुना में T है तो T, मतलब हम लिख सकते हैं I² R के जगह पर V² बटा में लिख सकते हैं, उसी को फॉर्मूला को डिराइव किए। अब अपने पास V पता है कितना 3 गुने 3, R पता है 4 और टाइम पता है कितना 1, तो 3 तिहाई 9 बटा 4, 4 दूना 8, 1 2.5 यानी 2.25 आपका क्या होगा आंसर होगा। और ऊर्जा का ऐसा मतलब जूल होता है, इसलिए आंसर क्या होगा जूल। ठीक है, बढ़ जाए। तो इस प्रकार से जो है न्यूमेरिकल का आपको क्या करना है, बनाना है। एक सवाल और है न्यूमेरिकल का, देखिए बहुत अच्छा सवाल है। एक अवतल दर्पण सूर्य के प्रकाश किरणों को दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अभिसरित करता है। अभिसरित, अभिसरित मतलब हो गया कि अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण है तो एक अवतल दर्पण सूर्य के प्रकाश को, यानी फोकस है, फोकस माइनस 10 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण है। यदि किसी वस्तु को दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, किसको रख रहे हैं, दर्पण को, यानी कि U, और माइनस में 20 सेंटीमीटर, तो पूछा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मतलब कि पहले तो हमको V के मान निकालना है। दर्पण सूत्र होता है 1/F बराबर में 1/V प्लस 1/U, याद है ना, दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र याद है ना, ये दर्पण सूत्र 1/F देले है -10, या निकालना क्या है V, 1/V निकालना है तो 1/F में से तो क्या कीजिए 1/U को घटा लीजिए। अब 1/F देले है -10 माइनस 1/U देले है -20, तो हल करेंगे तो 10 और 20 का लघुत्तम 20, 10 दूना के 20 यानी कि -2 माइनस माइनस प्लस 1, यानी आ जाएगा -1/20, यानी V के मान आ जाएगा -20, V के मान क्या आएगा -20, और माइनस में है ये जो है दर्पण, जो है दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, माइनस का मतलब होता है वास्तविक, अब वास्तविक हमेशा क्या होता है उल्टा, तो दर्पण के सामने मतलब दर्पण की ओर
वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनेगा अवतल में तो दर्पण के सामने बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा तो काल्पनिक बन जाएगा। ध्यान से सुनिए, वास्तविक प्रतिबिंब अगर दर्पण में बन रहा है तो दर्पण के सामने बनेगा, दर्पण के पीछे काल्पनिक बन जाएगा मेरे भाई। और वैसा एक के केस होता है जब वस्तु को हम लोग फोकस और पी के बीच रखते हैं, तब ऐसा होता है कि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है प्रतिबिंब बनेगा। बढ़ जाए आगे। निम्न में कौन सा विकल्प पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह के सही क्रम को निरूपित करता है? देखिए तो सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जो है वो शाकाहारी खाएगा, डायरेक्ट नहीं। सूर्य के प्रकाश उत्पादक लेगा, हाँ ठीक है सही है। सूर्य के प्रकाश को उत्पादक लेगा, उत्पादक को शाकाहारी खाएगा, शाकाहारी को मांसाहारी खाएगा। यह का मतलब कि यही सही है। सूर्य का प्रकाश को कौन खाएगा? सूर्य का प्रकाश जो है उत्पादक मतलब पेड़ पौधा लेगा, पेड़ पौधा को शाकाहारी खा जाएगा और शाकाहारी को मांसाहारी खा जाएगा। एक क्रम था ऑप्शन में, सूर्य का प्रकाश उत्पादक शाकाहारी मांसाहारी, बाकी सब गलत है। बढ़ जाए आगे। सवाल नंबर 10, एक घरान सूचक, घरान सूचक मतलब होता है जो सूंघते हैं, और सूंघ कर हम लोग पता करते हैं कि क्षारीय है कि अम्लीय। एक घरान सूचक वह सामग्री होती है जिसकी गंध तो बात पर निर्भर करती है कि जो अम्लीय या क्षारीय विलयन में से किसके साथ मिश्रित किया गया है। तो ये बात तो सही है, लेकिन आगे का बात देखते हैं। प्याज, लौंग का तेल और वनीला ये सब घरान सूचक है। ये सब क्या है? घरान सूचक है। इसके माध्यम से पता चल जाएगा कि कौन अम्ल है कौन क्षार है। मतलब दोनों कथन सही है, पहला भी सही है दूसरा भी सही है। दो बल्ब है ए और बी, तो दिए गए वोल्टेज पर क्रमशः 100 वाट और 25 वाट, यानी कि दो बल्ब था जिसका पहला का जो है कि 100 वाट दिले है पावर, दूसरा का पावर 25 वाट दिले। बल्ब ए और बल्ब बी के प्रतिरोध यानी कि पी जो होता है, पी हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होता है आर के, और पी समानुपाती होता है आई के और भी के। ध्यान से सुनिए, आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, आई और भी के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो हमरा तो आर का दिले है, यहाँ तो प्रतिरोध के बारे में कहा है, तो व्युत्क्रमानुपाती यानी कि P1 अनुपात P2 दिले है 100 अनुपात 25, तो काटेंगे तो कितना बचेगा? 25, एक कम के 25, 25 चौका 100। तो आर तो इसका उल्टा होता है, आर तो इसका उल्टा होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/P2 बराबर R2/R1। क्या होता है? ये रिलेशन होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं P1 मतलब 100 और P2 मतलब 25 बराबर में R2 बटा में R1, यानी 25 चौका 100 यानी 4/1, यानी R1 कितना है? 1 और R2 कितना है? 4। तो R2 अनुपात R1 नहीं, तो 4 अनुपात 1 आंसर होगा सही। ठीक है, एकदम सब कॉन्सेप्ट से आ रहा है, अपना मन से कुछ नहीं ला रहे हैं। देख लीजिए, आप लोगों के नजर के सामने बनाते हैं इस क्वेश्चन को। प्रीवियस सेट यानी सेट नंबर 4 या 5 में बहुत अच्छा से समझाए थे कि HCl एक परबल अम्ल है, परबल अम्ल। CH3COOH जो है दुर्बल अम्ल है। H2SO4 ये भी परबल अम्ल है। याद किए हुए हम नहीं है, आपको सेट नंबर 4 या 5 में इसका पूरा लिखाए है बात, और फिर लिखाने का मन नहीं कर रहा है। आज एकदम मन नहीं कर रहा है पढ़ाने का ऑनलाइन में, थके हुए पूरा एकदम। लाइब्रेरी चल जाते हैं ना तो वहाँ जो है नींद पूरा नहीं होता।
समझिए, पूरा थकान महसूस होता है एकदम जो है। दिन भर तो घरे पढ़ना ही है, रात भर लाइब्रेरी में पढ़ना पड़ता है, वहां भी पढ़ाना पड़ता है। थोड़ा सा कठिन है मेरे लिए अभी, लेकिन नहीं कहते हैं जंग की रात है, और यही रातें तय करेगी कि कल का जो दिन है वो कैसा होने वाला। तो आज रात भर जो है कर लेते हैं मेहनत, देखते हैं कल का दिन कैसा होगा। नहीं, HNO3 जो है ये भी परबल अम्ल है। तो क्या पूछा है, इनमें से दुर्बल अम्ल कौन है? दुर्बल अम्ल CH3COOH है। ये तो परबल अम्ल है, इसका आंसर होगा नहीं। इसमें भी परबल अम्ल HNO3 है, ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर ए होने वाला है। हुआ आंसर ए होगा, क्योंकि इसमें ए वाला जो है परबल अम्ल है, ए परबल अम्ल है, ए परबल अम्ल नहीं है। तो ए परबल अम्ल नहीं है, ए परबल अम्ल नहीं है, लेकिन दूगो तो है ना। यहाँ केवल पूछा है दुर्बल अम्ल, इसमें भी ए परबल अम्ल है और ए परबल अम्ल है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। इसमें भी ए परबल अम्ल है, ए परबल अम्ल है, इसलिए आंसर नहीं होगा। इसमें दोनों दुर्बले अम्ल है, इसलिए वो आंसर हो गया। ऑप्शन से भी हम लोग जो है आंसर के पास चल जाते हैं। टेस्ट में होने वाली किण्वन, किण्वन की जो प्रक्रिया है उपस्थिति में होता है। किण्वन का मतलब होता है सड़ना। सड़ना, जैसे चावल को छोड़ दीजिएगा 3-4 दिन पका के भात तो सड़ जाएगा, चिवड़ा को फुला के छोड़ दीजिएगा 2-3 दिन तो सड़ जाएगा, और उसका रस छान के पी लीजिएगा तो आप क्या कीजिएगा, नशीला है वो, बहुत नशा होता है उसमें, ठीक ना। तो आप लोग महुआ का सुने होंगे, शराब बनाता है, दारू दारू दारू, बिहार में बंद है शराबबंदी। तो क्या करता है, पहले महुआ को सड़ाता है, मतलब उसमें किण्वन कर का प्रक्रिया करवाता है, टेस्ट की उपस्थिति में उसको शराब को बनाया जाता है। ये दोनों जो होता है कोशिका दर में होता है। कहाँ होता है? कोशिका दर में। मार्कर गिर गया है, मार्कर हाथ से छूट गया तो नीचे गिर। 13 के बाद 14 आते हैं। हम व्यक्तिगत आधार पर कुछ विधियों का पालन करके अपशिष्ट के उत्पादन को कम करने में मदद कर सकते हैं। इनमें से किस कारण से अपशिष्ट के उत्पादन में वृद्धि? तो उपयोग किए गए दान को देने से, दान देंगे तो अपशिष्ट के उत्पादन में वृद्धि होगा। अपशिष्ट मतलब होता है जो पदार्थ वास्ट मटेरियल है जिसको हम फेंक देते हैं, जैसे पॉलिथीन बैग खरीद कर लाए, दाल चावल मार्केट से, और उसको फेंक दिए खरौला पर, रखौड़ा पर, तो 3 प्लास्टिक रैपर, पेपर टॉवल, प्लास्टिक जिप, ये सब जो है ये सब अपशिष्ट के उत्पादन में वृद्धि करता है। ये सब नहीं, खरीदारी करने से, खाली कंटेनर को बोतल से, ये सब से। ये सब सवाल कॉमन सेंस का है, ये सब आप मार ही दीजिएगा। पर्यावरण से संबंधित 2-3 क्वेश्चन लाना पड़ता है, चूंकि बिहार पुलिस के सिलेबस में है। अब साइंस में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होता होगा, जहां तक हमको उम्मीद है। और अगर ऑफलाइन हमसे पढ़े होंगे, नहीं तो पढ़िएगा, तो आपको तनको साइंस में दिक्कत। साइंस बहुत मस्त सब्जेक्ट है, और पढ़ाने वाला भी मस्त होना चाहिए। अगर पढ़ाने वाला मिल जाए ना ढंग का, तो साइंस से ना दिल उबेगा नहीं, ये हाल है। साइंस से प्यार हो जाएगा। इसका देखिए मेंडलीव द्वारा, देखिए मेंडलीव क्या था, अपना आवर्त सारणी जब बनाया था तो कुछ तत्व के लिए जगह छोड़ दिया था, ताकि जब बाद में खोज होगा तो उसको यहाँ भर देंगे, और उसका गुण जो है दूसरे के गुण से मिलना, दूसरे के तत्व से मिलना चाहिए था। तो ये सब जो तत्व था, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, ये बाद में खोजा गया था। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF विधि में शिशुओं का वजन निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? शिशु का जन्म, देखिए जिस महिला का गर्भाशय में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, सेचन नहीं होता है, तो उसके लिए IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो बाहर से स्पर्म को क्या करेंगे, एक परख नली में रख के उसको पहले परिपक्व बना लेंगे, जैसे जाइगोट का निर्माण हो जाएगा तो उसको क्या करेंगे, गर्भाशय में डाल देंगे। यानी शुक्राणु को डिम्ब का बाह्य निषेचन करते हैं इसमें, और इसके माध्यम से बच्चा होता है। इसके बारे में विशेष जो है आपको बायोलॉजी में पढ़ना है, जानकारी है हमारे पास, लेकिन हम बताएंगे नहीं। उसके पीछे का रीजन ये है
कि हम केवल क्वेश्चन कराने आए हैं, थ्योरी कराने अभी आपके सामने नहीं है। बस इतना जान लीजिए कि आईवीएफ में स्पर्म को बाहर एक प्रखनली में जाइगोट का निर्माण कराया जाता है और कुछ दिन बाद 2 महीना 3 महीना बाद उसको माँ के गर्भाशय में फिर से छोड़, बच्चा पेटे में पलता है जी, याद रखिएगा। तो आईवीएफ के माध्यम से किसी को भी बच्चा हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। औषधीय पौधे जो अर्जुन है, देखिए औषधीय पौधे क्या होता है, तुलसी, नीम, अर्जुन, एलोवेरा, ये सब औषधीय पौधे ईटीसी कर लीजिए। ये क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर का जो बीपी है उसको कंट्रोल करता है, और कान के दर्द में इसको जो हम लोग रखते हैं, हम रखे थे हाल फिलहाल में, मेरा कान ठीक नहीं था, ये दवाई हमको मिला था तो रख रहे थे, अब ठीक हो गया है। अगला सवाल है, उर्वरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो उर्वरक के संबंध में एक गलत है कि वायु और जल को कभी प्रदूषित नहीं करते हैं। उर्वरक वायु और जल दोनों को प्रदूषित करता है, बाकी सब सही है, यही गलत है। आप लोग ऑप्शन को पढ़िएगा, ये सब कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसमें क्या बताए हम प्रैक्टिस के लिए आपके लिए लाए थे, आज भर थोड़ा सा चलने दीजिए, फिर कल से एकदम बेहतरीन होगा। थकान बहुत है, अपने ऊपर इतना प्रेशर है, इतना वर्क है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है, फिर भी हम आपको स्ट्रेस लेस आके पढ़ाते हैं, क्योंकि आप लोग जो है वीडियो मांगते रहते हैं कि वीडियो दीजिए वीडियो दीजिए, हम कहे अच्छा चलिए ठीक है देते, फिर भी कुछ ना कुछ सिखाइए के जाते हैं। क्वेश्चन का लेवल कभी कमजोर नहीं होता है, डिस्कशन शारीरिक और मानसिक हालात ठीक नहीं होता है तो थोड़ा सा कमजोर कर देते हैं। कौन सा विकल्प सही ढंग से उस पथ को दर्शाता है जो मानव पुरुष जनन प्रणाली से शुक्राणु मुक्त होने पर तय होते हैं। आपको बता दे, ये पेनिस, पेनिस से या इधर से चलिए, ये टेस्टिस, टेस्टिस से भाषा डिफरेंस, भाषा डिफरेंस से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से पेनिस, ये निकलता है शुक्राणु। मेल पार्ट में शुक्राणु निकलने का रास्ता यहाँ से है, पहले वो टेस्टिस में बनेगा, उसके बाद भाषा डिफरेंस में आएगा, तब यूरेथ्रा में आएगा, और तब पेनिस के माध्यम से बाहर क्या करेगा। लास्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का ऐसा मतलब क्या होता था। प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध, प्रतिरोध बराबर क्या होता है, प्रतिरोध बराबर होता है वोल्ट बटा एम्पियर, है ना, होता है प्रतिरोध बराबर, तो वोल्ट बटा एम्पियर इसका क्या है, इसका मतलब। तो एक लाइन में जो है हम लोग ओम बोल देते हैं, प्रतिरोध का ऐसा मतलब ओम भी होता है। आज रहने देते हैं, कल फिर एक नई जोश जुनून और पूरी शक्ति के साथ हम लोग आएंगे, और सेट नंबर 8 को पूरी गहराई डिटेल के साथ हम लोग करेंगे। कल मेरा छुट्टी भी है, तो खूब अच्छा से मस्ती मजाक करते हुए हम लोग पढ़ाई को करेंगे। आज भर रहने देते हैं, करते हैं बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल। और तैयारी को एकदम जो है जोश और जुनून में रखिए, आप अपना जो एनर्जी कम नहीं होने दीजिए, मेरी जिंदगी का छोड़ दीजिए, हम तो तबाह है ही, न जाने किनारे कब लगेंगे, लेकिन आपको लगा देंगे, इस बात का तय है, ठीक है। कल बाय बाय।